जेफरी एप्स्टीन ये एक ऐसा नाम है जिसे हम सबने सुना है। अक्सर साजिशों, सीक्रेट आइलैंड्स और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ तस्वीरों में। लेकिन हेडलाइंस और अफवाहों के इस शोर में जो असलियत है वो कहीं खो सी जाती है। आज हम डिटेक्टिव डीव के विश्लेषण को अपना गाइड बनाकर इस कहानी के शोर को थोड़ा कम करेंगे और सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स असल में कहते क्या हैं और शायद उससे भी जरूरी वो क्या नहीं कहते। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, ये इस बात की भी है कि कैसे ताकत, पैसा और रसूख मिलकर सिस्टम को झुका सकते हैं। तो चलिए इस उलझे हुए जाल की पहली गांठ से शुरू करते हैं। तो ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? कहानी हमें ले जाती है साल 2008 में फ्लोरिडा। एप्स्टीन पहली बार कानून के शिकंजे में आया था। आरोप बहुत बहुत संगीन थे। नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण। मामला पकड़ में आ चुका था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बिल्कुल। यहीं पर इस केस की आप कह सकते हैं नींव रखी गई, और वो नींव ही टेढ़ी थी। एप्स्टीन की गिरफ्तारी के बजाय उसके वकीलों और उस समय के जो अमेरिकी अटॉर्नी थे, अलेक्जेंडर अकोस्टा, उनके बीच एक सीक्रेट डील हुई। एक सीक्रेट डील? हाँ, इसे कहते हैं नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। मतलब आसान भाषा में कहें तो हम तुम पर फेडरल केस नहीं चलाएंगे, तुम बस कुछ मामूली आरोप मान लो। एक मिनट, मतलब इतने गंभीर आरोपों के बाद भी कोई बड़ा ट्रायल नहीं, कोई कड़ी सजा नहीं, बस एक समझौता। ये कैसे मुमकिन हुआ? यही तो इस केस का सबसे बड़ा सवाल था। और इस डील के जो नतीजे थे वो हैरान करने वाले थे। एप्स्टीन पर लगे सारे फेडरल चार्जेस जो उसे उम्र कैद तक दिला सकते थे, वो सब हटा दिए गए। सब हटा दिए गए? सब। बदले में उसे सजा मिली सिर्फ 13 महीने की, वो भी काउंटी जेल में, फेडरल जेल में नहीं। और मैंने सुना है कि उस 13 महीने की जेल में भी उसे खास सुविधाएं मिली थी। हाँ बिल्कुल, उसे वर्क रिलीज की इजाजत थी। वर्क रिलीज मतलब? मतलब वो हफ्ते में 6 दिन रोज 12 घंटे के लिए जेल से बाहर अपने ऑफिस जा सकता था। क्या? हाँ, सोचिए, एक सजायाफ्ता यौन अपराधी दिन में बाहर घूम रहा था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरी डील के बारे में उन पीड़ितों को बताया तक नहीं गया जिनके शोषण पर यह केस बना था। ये तो अविश्वसनीय है। उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। बिल्कुल। तो क्या इसे कभी कानूनी तौर पर चुनौती नहीं दी गई? दी गई, लेकिन बहुत बाद में। सालों बाद एक फेडरल जज ने यह माना कि पीड़ितों को सूचित न करना क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन था। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अकोस्टा ने बाद भी ये भी कहा था कि उन पर दबाव था और उन्हें बताया गया था कि एप्स्टीन इंटेलिजेंस से जुड़ा है और उसे उसे छोड़ देना चाहिए। अच्छा। ये बातें रिकॉर्ड पर हैं, लेकिन इनकी कभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई। तो यहीं से वो पैटर्न शुरू हुआ जो इस केस में हमें बार बार दिखता है। कौन सा पैटर्न? सिस्टम का। एक ताकतवर आदमी के सामने रहस्यमयी तरीके से झुक जाना। तो ये मामला सालों तक एक तरह से दबा रहा, फिर अचानक 2019 में ये ज्वालामुखी की तरफ फट गया। ऐसा क्या हुआ? हुआ ये कि न्यूयॉर्क के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने इस ठंडे पड़ चुके केस को दोबारा खोला। इस बार वो 2008 वाली डील से बंधे हुए नहीं थे। उन्होंने नई सिरे से जांच की, नई पीड़ितों को ढूंढा और इस बार जेफरी एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। तो अब ये मामला सिर्फ फ्लोरिडा का नहीं रहा? नहीं, अब ये एक नेशनल सेंसेशन बन चुका था। और जैसे ये केस दोबारा खुला, वो नाम सामने आने लगे जिनका जिक्र आज तक होता है। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स, पार्टियों की तस्वीरें, अदालती दस्तावेज, मतलब हर जगह यही बड़े बड़े नाम। इससे तो लोगों को लगा होगा कि अब बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। बिल्कुल। और यहीं पर देखिए, डिटेक्टिव डेव का विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है। वो साफ कहते हैं कि किसी का नाम फ्लाइट लॉग में होना, किसी के साथ तस्वीर में दिखना या किसी बयान में उसका जिक्र आना और उस व्यक्ति का उस अपराध में शामिल होना, कानून की नजर में ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। लेकिन ये समझना एक आम इंसान के लिए मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ऐसे अपराधी के साथ दिख रहा है, उसके प्राइवेट जेट पर दुनिया घूम रहा है, तो शक तो होगा ही। क्या ये सिर्फ जान पहचान थी? देखिए, शक होना स्वाभाविक है, लेकिन कोर्ट शक पर नहीं, सबूतों पर चलता है। चलिए रिकॉर्ड देखते हैं। प्रिंस एंड्रू, उन पर एक पीड़िता वर्जीनिया गिफरे ने सीधा आरोप लगाया था। मामला कोर्ट तक गया।
लेकिन वो एक सिविल केस था, क्रिमिनल नहीं। अच्छा, सिविल केस। हाँ, प्रिंस एंड्रू ने कोर्ट के बाहर एक बड़ी रकम देकर केस सेटल कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। तो सेटलमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप दोषी हैं। नहीं, कानूनी तौर पर नहीं। और क्लिंटन और ट्रंप का क्या? उनके नाम भी तो फ्लाइट लॉग्स में थे। बिल्कुल थे। दोनों ने ही एप्स्टीन से अपने संबंध स्वीकार किए, लेकिन किसी भी गलत काम में शामिल होने से साफ इनकार किया। क्लिंटन के प्रवक्ता ने कहा कि वो एप्स्टीन के अपराधों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ट्रंप ने कहा कि उनकी एप्स्टीन से लड़ाई हो गई थी और उन्होंने सालों से बात नहीं की थी। और सबसे अहम बात, पब्लिक रिकॉर्ड के मुताबिक इन तीनों में से किसी के भी खिलाफ एप्स्टीन के ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जुड़े मामले में कोई क्रिमिनल चार्ज दायर नहीं हुआ। सजा तो बहुत दूर की बात है। तो इसका मतलब ये है कि कनेक्शन तो थे, गहरे कनेक्शंस थे। हाँ, लेकिन अपराध में सीधी भागीदारी का कोई कानूनी सबूत नहीं मिला। एग्जैक्टली। और यहीं पर अटकलें और तथ्य ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इन बड़े नामों पर सीधे तौर पर कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इस पूरे नेटवर्क में किसी को तो सजा हुई होगी। एक ऐसी सजा जिसने ये साबित कर दिया हो कि ये सब सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था। हाँ, और वो इस केस का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सजा हुई एप्स्टीन की सबसे करीबी सहयोगी, पार्टनर और कुछ लोगों के मुताबिक मैडम गिज़लीन मैक्सवेल को। 2021 में एक फेडरल जूरी ने उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़े कई गंभीर अपराधों के लिए दोषी पाया। और उन्हें सजा कितनी हुई? 20 साल की लंबी सजा। 20 साल? जी, और ये सजा सिर्फ एक व्यक्ति को जेल भेजना नहीं था, ये इस बात का कानूनी सबूत था कि लड़कियों को बहला फुसला कर भर्ती करने वाला, उन्हें तैयार करने वाला और फिर एप्स्टीन तक पहुंचाने वाला एक पूरा संगठित नेटवर्क वाकई में मौजूद था। तो ये सिर्फ एप्स्टीन का अपराध नहीं था, ये एक पूरी मशीनरी थी। बिल्कुल, एक पूरी मशीनरी जो सालों से काम कर रही थी। तो मैक्सवेल की सजा ने नेटवर्क तो कंफर्म कर दिया, लेकिन फिर इस कहानी का जो मेन विलन था, जेफरी एप्स्टीन, उसकी कहानी का अंत, वो आज तक एक पहेली बना हुआ है। 10 अगस्त 2019 जेफरी एप्स्टीन को न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर, जो कि एक हाई सिक्योरिटी जेल है, उसकी कोठरी में मृत पाया गया और आधिकारिक तौर पर मौत की वजह आत्महत्या बताई गई। एक मिनट, लेकिन इस पर तो इतने सवाल उठे थे कि यकीन करना मुश्किल है। मतलब दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल कैदी, जिसके बारे में सबको पता था कि अगर वो मुंह खोलेगा तो बड़े बड़े नाम सामने आएंगे, वो यूं ही मर जाता है और कोई देख भी नहीं रहा होता। आपका शक बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस वक्त पूरी दुनिया का था। कहानी में बहुत झोल थे। जैसे जिस रात ये हुआ, एप्स्टीन की सेल के बाहर लगे 2 कैमरे रहस्यमयी तरीके से खराब थे। हाँ, उसकी सेल में एक और कैदी था, उसे कुछ दिन पहले ही हटा दिया गया था। ड्यूटी पर जो 2 गार्ड्स थे, जिन पर 8 घंटे की निगरानी की जिम्मेदारी थी, वो कथित तौर पर सो रहे थे और ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। ये क्या मजाक है? उन्होंने बाद में रिकॉर्ड में हेराफेरी करना भी कबूल किया। ये सुनने में ही किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, हकीकत तो बिल्कुल नहीं। क्या इस पर कोई बड़ी जांच नहीं हुई? उस समय के अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने तुरंत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से जांच के आदेश दिए। सालों बाद जब इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट सामने आई तो उसने सिस्टमिक फेलियर यानी व्यवस्था की बहुत गंभीर चूक की बात तो मानी। रिपोर्ट ने यह माना कि जेल प्रशासन की तरफ से भारी लापरवाही हुई थी। लेकिन हत्या या किसी साजिश का कोई ठोस सबूत स्थापित नहीं हो पाया। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में मौत की वजह आज भी आत्महत्या ही दर्ज है। हाँ, चाहे उस पर कितने भी सवाल क्यों ना हो। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसको लेकर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बवाल है, वो सीक्रेट फाइलें। डिटेक्टिव वी का विश्लेषण इसी पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। दावा ये है कि ताकतवर लोगों को बचाने के लिए एप्स्टीन की फाइलों से नाम हटा दिए गए, सबूत मिटा दिए गए। इसमें कितनी सच्चाई है? ये इस केस का सबसे उलझा हुआ हिस्सा है। हाँ। 2023 और 2024 में एक पुराने सिविल केस से जुड़े हजारों पन्नों के दस्तावेज पब्लिक किए गए। जैसे ही ये दस्तावेज सामने आए, लोगों ने देखा कि उनमें कई जगहों पर काले निशान थे, जिसे रिडक्शंस कहते हैं। जाहिर है, जब कोई दस्तावेज पर ऐसी काली पट्टी देखता है तो पहला ख्याल यही आता है कि यहाँ कुछ छिपाया जा रहा है, किसी बड़े आदमी का नाम है जिसे बचाया जा रहा है। बिल्कुल, और यही आम धारणा बनी। जबकि सच्चाई ये है कि रिडक्शन किसी साजिश का सबूत नहीं, बल्कि एक मानक कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया? हाँ, कोर्ट में इसका इस्तेमाल कई वजहों से होता है। सबसे पहला, नाबालिग पीड़ितों की पहचान को गोपनीय रखने के लिए। दूसरा, किसी चल रही जांच से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को लीक होने से बचाने के लिए। और तीसरा, किसी ऐसे निर्दोष व्यक्ति की निजता की रक्षा करने के लिए जिसका नाम सिर्फ किसी के बयान में आया हो पर उसका मामले से कोई लेना देना न हो। ने कहा कि रिडक्शन सही वजह से हुआ है या किसी को बचाने के लिए? ये सवाल बहुत जायज है।
डिटेक्टिव डेवी का विश्लेषण भी यही कहता है कि इस प्रक्रिया का दुरुपयोग संभव है। लेकिन संभव है और असल में हुआ है, इन दोनों के बीच सबूत का एक बहुत बड़ा फासला है। अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि किसी खास व्यक्ति को बचाने के लिए जानबूझकर नाम हटाया गया। और उन दावों का क्या जो कहते हैं कि एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग से कुछ पन्ने गायब थे या उनसे छेड़छाड़ की गई थी? ये एक और बहुत बड़ी थ्योरी है जो सोशल मीडिया पर फैली, लेकिन पब्लिक रिकॉर्ड में आज तक ऐसा कोई कोर्ट का फैसला या कोई आधिकारिक फेडरल रिपोर्ट सामने नहीं आई है जो ये साबित करे कि लॉग से जानबूझकर पन्ने फाड़े गए या नामों से छेड़छाड़ की गई। ये अटकल और तथ्यों के बीच के फर्क का एक बड़ा उदाहरण है। मतलब जो चीजें इंटरनेट पर सच लगती हैं, जरूरी नहीं कि उनका अदालती रिकॉर्ड में कोई आधार हो। सही बात। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ताकतवर लोगों को वाकई किसी ने बचाया या फिर सच्चाई सिर्फ इतनी है कि उनके खिलाफ कानूनी तौर पर केस उतना मजबूत था ही नहीं? और यही इस पूरे मामले का क्रक्स है। देखिए, कोर्ट में किसी को दोषी ठहराने के लिए सबूतों का स्तर बहुत ऊंचा होता है, जिसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी संदेह से परे कहते हैं। किसी के साथ जान पहचान होना, किसी की पार्टी में जाना या किसी के प्लेन में सफर करना, ये सब बुरी संगत हो सकती है, लेकिन ये कानून की नजर में आपराधिक साजिश का सबूत नहीं है। तो क्या साबित करना पड़ता है? अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि वो व्यक्ति उस अपराध की साजिश में सीधे तौर पर शामिल था, उसे अपराध की जानकारी थी और उसने उसे अंजाम देने में मदद की। और अक्सर ये साबित करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद और डिटेक्टिव डेव के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें शीशे की तरह साफ है। पहली, सिस्टम में गंभीर चूक हुई थी। 2008 की वो शर्मनाक डील हो या 2019 में जेल के अंदर हुई मौत, ये एक तथ्य है, कोई अटकल नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात, एक आपराधिक नेटवर्क सच में काम कर रहा था, ये कोई थ्योरी नहीं है। इसे गिज़लेन मैक्सवेल की सजा ने कानूनी तौर पर साबित कर दिया। हाँ। और तीसरी, कई हाई प्रोफाइल और ताकतवर लोगों से एप्स्टीन के गहरे संबंध थे, ये भी एक तथ्य है। लेकिन संबंध होना और अपराध में भागीदार होना कानून की नज़र में दो बहुत अलग बातें हैं, जब तक कि उसे साबित करने के लिए ठोस सबूत ना हो। इस मामले में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये कि ये शायद किसी सीधी साधी साजिश की कहानी से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल फेलियर यानी संस्थागत विफलता का एक क्लासिक उदाहरण है। संस्थागत विफलता? हाँ, जब ताकत, पैसा और कानूनी दांव-पेच एक साथ मिल जाते हैं तो सिस्टम कैसे चरमरा सकता है, कैसे नाकाम हो सकता है, ये उसकी एक केस स्टडी है। जैसा कि डिटेक्टिव डेव ने अपने विश्लेषण में कहा है, सच वो है जो कोर्ट के रिकॉर्ड में बच जाता है और टिक पाता है, बाकी सब जो है वो बस शोर है। और जाते जाते हम एक सवाल के साथ सबको छोड़ जाते हैं। जब न्याय की प्रक्रिया इतनी जटिल, इतनी महंगी और कई बार इतनी अपारदर्शी हो, तो एक आम इंसान सच और अटकलों के बीच फर्क कैसे करे? और क्या वो जिसे हम कानूनी सच कहते हैं, वो हमेशा असल न्याय का पर्याय होता है?